प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सर्वेश कुमार शुक्ला, कृषि विज्ञान व्याख्याता, श्री कृष्ण विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहरपुर। तो विद्यार्थियों, जो पिछला हमने पढ़ा, पिछले चैप्टर के बारे में, फर्स्ट नंबर चैप्टर जो अपना प्रथम चैप्टर था सस्य विज्ञान, बता चुका हूँ। फर्स्ट यूनिट का जो कि 3 नंबर का लेसन था, उसमें हमने अभी तक एग्रोनॉमी के बारे में, सस्य विज्ञान के बारे में जाना और सस्य विज्ञान के बारे में जानने के अलावा उसका महत्व जाना, क्षेत्र एवं कार्य जाना। इन चीजों के बारे में हमने जाना। यानी कौन सा हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का लेसन, यानी फर्स्ट, यानी पहला पढ़ रहे थे, जिसमें क्या है, यूनिट फर्स्ट थी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट थी और जो इसका अंक भार है यानी मार्किंग है वो 3 अंक का है, जिसमें हमने पहले वाले लेक्चर में यानी जो पार्ट 1 का लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या जाना था। हमने यानी सस्य विज्ञान के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? सस्य विज्ञान के बारे में जाना पूरा। उसके अलावा हमने क्या जाना? उसका महत्व जाना, सस्य विज्ञान का महत्व के अलावा कार्य व क्षेत्रों के बारे में जाना। अब हम जो पढ़ेंगे यानी लेक्चर नंबर 2 सेकंड पार्ट सेकंड में, वो हम जानेंगे प्रमुख रूप से क्या जानेंगे? मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता पहला, और दूसरा हम जानेंगे मृदा उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता। अब यहां पर ध्यान देने की बात है विद्यार्थियों कि मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता दोनों में अंतर क्या है, केवल मैं यहां आपको परिभाषा के माध्यम से बताऊंगा, परिभाषा इनकी बताऊंगा, जबकि आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे और इनके अंतर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों कि मृदा उर्वरता क्या है और मृदा उत्पादकता क्या है। सामान्य रूप से हम जानते हैं विद्यार्थियों कि जितनी हम फसलें उगाते हैं या एग्रोनॉमी के अंतर्गत प्रमुख आधार फसल उत्पादन है, खेती करना है, तो हम जानते हैं कि सभी को क्या है, उर्वरता चाहिए, यानी उपजाऊ चाहिएपन, यानी ऊर्जा चाहिए। जैसे मानव को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए, वृद्धि विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मीन्स पोषक तत्व चाहिए, और जब पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है तो मृदा उपजाऊ होती है। तो मृदा उर्वरता क्या है? तो मृदा उर्वरता का संबंध किससे है? पोषक तत्वों से है, अनुकूल दशाओं से है, तथा उन पोषक तत्वों की उचित मात्रा एवं उपलब्धता से है। फिर से समझें कि मृदा उर्वरता में कहा जा सकता है कि मृदा उर्वरता का संबंध पोषक तत्वों की उपलब्धता, उचित मात्रा एवं अनुपात तथा उनकी उपलब्धता से संबंध रखता है, उनकी क्षमता से संबंध रखता है, और अनुकूल दशाएं भी होनी चाहिए। तो मृदा उर्वरता का संबंध अनुकूल दशाओं से एवं पोषक तत्वों की क्या है? उपलब्धता, उचित मात्रा, अनुपात व क्षमता, ये क्या कहलाता है? मृदा उर्वरता कहलाता है। जबकि मृदा उत्पादकता की बात करें तो प्रति हेक्टेयर, जो प्रति हेक्टेयर या जो भूमि है उसकी उत्पादन क्षमता से संबंध है। किससे? यानी यूं कह सकते हैं मृदा उत्पादकता को कि प्रति हेक्टेयर, ठीक है, क्या है? उत्पादन क्षमता से संबंध है। ठीक है, से संबंध है। ठीक है, जबकि इधर मैंने बताया कि अनुकूल स्थितियां व पोषक तत्वों की मात्रा व उचित अनुपात में उपलब्धता से संबंध रखता है। ठीक है, तो किससे? उपलब्धता से संबंध रखता है। किससे? उपलब्धता से संबंध
रखता है। तो कह सकते हैं अनुकूल स्थितियां, ठीक है, वह पोषक तत्वों की मात्रा, वह उचित अनुपात में उपलब्धता, जो उपलब्धता की क्षमता है वो क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता कहलाती है। जबकि मृदा उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता जो है वो संबंध रखता है किससे, मीन्स मृदा उत्पादकता से। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता जो है, मीन्स इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात आती है कि प्रमुख रूप से अगर हम कारकों की बात करें तो कारकों में जो है दो प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं, कारक पाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे मान लिया जाए कि कारक, ठीक है, कारक। अब कारकों को हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे यानी बांटेंगे, तो पहला आ जाएगा प्राकृतिक कारक। क्या आ जाएगा, प्राकृतिक कारक। जबकि दूसरे को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये किसमें आ जाएगा, कृत्रिम कारक में। किसमें आ जाएगा, कृत्रिम कारक में आ जाएगा। अब इस प्रकार से प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक, प्राकृतिक कारक जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं और इनका अपना प्रभाव एक अलग होता है फसलों के लिए, जबकि कृत्रिम कारक यूं कह सकते हैं कि मानव गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये कृत्रिम है और ये प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक कारक में जैसे अगर हम डिवाइड करें, बांटे, तो जैसे पहला है क्या आ जाएगा, पैतृक पदार्थ। क्या आ जाएगा, पैतृक पदार्थ। दूसरा क्या आ जाएगा, स्थलाकृति। क्या आ जाएगा, स्थलाकृति। तीसरा क्या आ जाएगा, यानी मृदा आयु। क्या आ जाएगा, मृदा आयु। चौथा क्या आ जाएगा, जलवायु। क्या आ जाएगा, जलवायु। पांचवा क्या आ जाएगा विद्यार्थी, पांचवा आ जाएगा मृदा की भौतिक दशा। क्या आ जाएगी, मृदा की भौतिक दशा। ये पांचवें नंबर पे आ जाएगा मृदा की भौतिक दशा। उसके अलावा भौतिक दशा के अलावा आ जाएगा क्या, अपर्दन। क्या आ जाएगा, मृदा अपर्दन, यानी छठे में मृदा अपर्दन आ जाएगा। और अगर हम सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर में विद्यार्थियों जो आपका आ जाएगा मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। क्या आ जाएगा, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना, क्या जाना कि मीन्स इतने प्रकार के प्राकृतिक कारक है या प्राकृतिक फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक पॉइंट आपका रह गया, वो आ जाएगा मृदा की गहराई। क्या आ जाएगी, मृदा की गहराई। ठीक है, मृदा की गहराई। अब उसके बाद कृत्रिम कारक में बात करते हैं, तो कृत्रिम कारक में जैसे पहला आ जाएगा जलाक्रांति। क्या आ जाएगी, जलाक्रांति, यानी जल की अधिकता। दूसरा आ जाएगा, क्योंकि ये मानव गतिविधियों पर आधारित है विद्यार्थी, मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार की हम सस्य क्रियाएं अपनाते हैं, कर्षण क्रियाएं अपनाते हैं, किस प्रकार से खाद्य उर्वरक का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से सिंचाई करते हैं। तो कहने का मतलब है जलाक्रांति। दूसरा आ जाएगा फसल प्रणाली। क्या आ जाएगा, फसल प्रणाली। तीसरे की अगर हम बात करें तो फसल प्रणाली के बाद आ जाएगा मृदा पीएच। क्या आ जाएगा, मृदा पीएच। मृदा पीएच के बाद चौथा आपका आ जाएगा मींस सूक्ष्म जीव। क्या आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव। और उसके बाद पांचवा सूक्ष्म जीव के बाद आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। क्या आ जाएगा, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे आपका आ जाएगा कि हम खेत की जो तैयारी करते हैं, मृदा जुताई की विधि और समय, ये बहुत निर्भर करता है विद्यार्थियों। तो क्या आ जाएगा, मृदा जुताई की विधि व समय। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि हमने मृदा उर्वरता और उत्पादकता के बारे में जाना। मैंने बताया मृदा उर्वरता का संबंध अनुकूल दशाओं एवं उचित पोषक तत्वों की मात्रा, अनुपात एवं उनकी उपलब्धता से है, जबकि मृदा उत्पादकता मैंने बताया कि प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन की क्षमता से है। पहली बात मैंने बताई, फिर मैंने बताया कि उत्पादकता एवं उर्वरता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, फैक्टर है, जिनको हमने दो भागों में डिवाइड किया, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। विद्यार्थियों, प्राकृतिक कारक यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं स्वयमेव, या यूं कह दें बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये कारक कैसे प्रभावित करते हैं हम ये जानेंगे, जिसमें मैंने पहला बताया आपको पैतृक पदार्थ है, दूसरी स्थलाकृति बताई, तीसरा जलवायु, मृदायु और चौथा जलवायु, और पांचवा मैंने आपको बताया मृदा की भौतिक दशा। उसके अलावा क्या बताया, मृदा अपरदन और मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा और मृदा की गहराई। इधर कृत्रिम कारक में मैंने बताया विद्यार्थियों कि जलाक्रांति, जल की अधिकता, उसके अलावा फसल प्रणाली यानी क्रॉप्स रोटेशन यानी फसल चक्र, और फिर मृदा पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, उसके बाद सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, और मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, और उसके बाद मृदा जुताई की विधि व समय। तो विद्यार्थियों, इन पर अब हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अब विस्तार पूर्वक बात करने के लिए हम एक एक पॉइंट पर चलते हैं। एक एक पॉइंट पर चलने के लिए सबसे पहले क्या बात आई, पैतृक पदार्थ। क्या आई, पैतृक पदार्थ। तो पहला पॉइंट पैतृक पदार्थ है, पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ पर हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। हमने शुरू से 11 से 12 तक पढ़ा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, और मृदा का जो निर्माण है वो किससे होता है, यानी चट्टानों के अक्षय से होता है। और चट्टानों के अक्षय के कारण मृदाओं का निर्माण होता है, और चट्टानें भी अलग अलग पाई जाती हैं, जैसे अम्लीय आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, क्षारीय अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो पैतृक पदार्थ यानी पैतृक पदार्थ का मूलभूत पदार्थ या तत्व जिसके संयोजन से, संगठन से मृदाओं का निर्माण होता है, तो जो मृदाएं निर्मित होती हैं, इनमें अगर मृदाएं चट्टानों के अक्षय से बनी हैं और मृदाओं में अम्लीय आग्नेय चट्टानों के अक्षय से यानी निर्मित हुआ, यानी जो पैतृक पदार्थ है वो किस प्रकार का होगा, बलुई अम्लीय रूप का होगा, जिसकी उत्पादन क्षमता या उपजाऊपन कम होगा। जबकि वहीं पर हम विद्यार्थियों बात करें कि अगर मृदाओं में कैसी हैं, अवसादी चट्टानें हैं, क्षारीय अवसादी चट्टानें हैं, अम्लीय नहीं है, तो उनकी उत्पादन क्षमता एवं उपजाऊपन अधिक होगा, क्योंकि ऐसी मृदाएं भारी होती हैं। कैसी होती है, भारी होती है। कौन सी चट्टानों से लिख देता हूं कि मीन्स अवसादी, अवसादी, ठीक है, कैसी हो, क्षारीय प्रकृति हो। इनसे निर्मित मृदाएं क्या होती हैं, भारी, यानी कह सकते हैं चिकनी, ठीक है। तो क्या होता है, इनकी उर्वरता अधिक, यूं समझा देता हूं। जबकि वहीं पर मूलभूत पैतृक पदार्थ बनता है अगर अम्लीय है, अम्लीय आग्नेय चट्टानें हैं, तो इन चट्टानों से जो निर्मित हैं वो क्या होती है, ये कह सकते हैं बलुई प्रकार की और हल्की है, जिससे क्या होता है, उर्वरता कम पाई जाती है। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि मूलतः मूल पदार्थ से जो चट्टानें विखंडित होती हैं वर्षा जल के द्वारा या अन्य कारणों के द्वारा, और उनके अक्षय से मृदाओं का निर्माण होता है। मृदाओं के निर्माण में जिस प्रकार का संगठन होगा उसी प्रकार की मृदाओं का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार का हमें मृदाओं से उत्पादन प्राप्त होता है। तो पहला हम कह सकते हैं पैतृक पदार्थ बहुत कुछ निर्भर करता है फसल उत्पादन के लिए और उर्वरता के लिए। दूसरा विद्यार्थियों अपना है कि मीन्स कह सकते हैं स्थलाकृति। दूसरा पॉइंट है स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी। स्थलाकृति का तात्पर्य है विद्यार्थियों अपना कि स्थल यानी कोई स्थान कह सकते हैं। अब स्थल कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे सामान्य समतल मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, नदी तलहटी का पेटी क्षेत्र पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्थलाकृति में
विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है कि जितने भी ऐसे स्थान है उबड़ खाबड़ यानी ऊंचे नीचे ढालू पहाड़ी क्षेत्र है, आप ध्यान दें। जैसे मान लिया जाए, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि एक ये पहाड़ी क्षेत्र है और एक ये समतल मैदानी क्षेत्र है, तो इसमें उपजाऊ कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक होगा? तो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र जो होगा वो होगा समतल मैदानी क्षेत्र, समतल मैदानी क्षेत्र। इसका रीजन है क्योंकि जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, जो इनका शिखर भाग है, वहां से वर्षा का जल आता है और वर्षा के जल के साथ बह करके सभी पोषक तत्व या उचित पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह करके आ जाते हैं और मैदानी समतल क्षेत्रों में एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण पहाड़ी या ढलान या ढालू क्षेत्र वाले स्थान जो है या स्थलाकृतियां हैं, उनसे ज्यादा उपजाऊ जो मृदाएं होती हैं वो कहां की होती हैं? समतल मैदानी क्षेत्रों की मृदाएं विद्यार्थी गण ध्यान में उपजाऊ पाई जाती है। इस तरह से हम जानते हैं कि दूसरा स्थलाकृति है। स्थलाकृति के अलावा तीसरा हम बात करें मृदा आयु की बात करें, मृदा आयु की हम बात करते हैं तो मृदा आयु पर ध्यान दें विद्यार्थी। तीसरा मृदा आयु, मृदा आयु ध्यान दें यानी उसकी एज उम्र, सॉइल एज। सॉइल एज में ध्यान दें कि जैसे एक मानव का जीवन है या किसी अन्य जीव जातियों का जीवन है कि जैसे एक बचपन से लेकर के उसकी जवानी तक एक ओजस्विता पाई जाती है, ओज पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका बुढ़ापा आता है तो उसकी कार्य क्षमता कम होती जाती है। उसी प्रकार से हम मृदाओं में बात करें कि मृदाएं दो तरह से हम बांट सकते हैं। कैसे? एक तो पुरानी मृदा, पुरानी मृदा, दूसरी हम कह सकते हैं नवीन मृदा। अब हम जानते हैं कि जो पुरानी मृदा है इसकी उर्वरता या फिर कह दें उपजाऊपन कम होता है, जबकि जो नवीन मृदाएं हैं नवीन रूप से निर्मित होती है। अब कह दिया जाए नवीन रूप से कैसे निर्मित होती हैं, तो जैसे भी मैंने बताया पैतृक पदार्थ चट्टानों के अक्षय से नवीन मृदाएं बनती हैं। नदी तलहटी क्षेत्र में बहाव क्षेत्रों पर डेल्टा या अन्य पेटी क्षेत्र होते हैं, नवीन मृदाएं बनती हैं। तो जो नवीन मृदाएं होती हैं इनकी उर्वरता व उपजाऊपन क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो इस तरह से जो मृदाएं हैं, मृदाओं की उम्र है वो बहुत कुछ अपना प्रभाव प्राकृतिक कारक पर डालता है। तो इस तरह से मृदा आयु जो है फसल के उत्पादन एवं उर्वरता को निर्भर करती है, यानी बांटती है कि पुरानी मृदा जो है वो उर्वरता यानी उपजाऊपन कम पाई जाती है, जबकि नवीन मृदाएं जो निर्मित होती हैं उनमें उपजाऊपन अधिक पाया जाता है, क्योंकि पोषक तत्वों की उपलब्धता भी अधिक पाई जाती है। उसके बाद मृदा आयु के बाद हम बात करें किसकी? जलवायु की बात करें। किसकी बात करें? जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु पर ध्यान देने की बात है। अगला कौन सा? चौथे नंबर पे आएगा। क्या आएगा? जलवायु यानी क्लाइमेट। बहुत अच्छी बात है। जलवायु, जल प्लस वायु। जल शब्द जो है अगर इसको हम बांट दें, अलग कर दें, तो हमने 11th में पढ़ा कि जल यानी जल में नमी, आर्द्रता यानी जल की उपलब्धता, वाष्प सब कुछ पाया जाता है। वायु में वायु की वेग, गति, तापमान ये सब समाहित पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मीन्स यूं कह सकते हैं कि जलवायु यानी मैंने बताया कि जल में क्या पाया जाता है? नमी या आर्द्रता पाई जाती है। वायु में वायु का वेग, गतिशीलता, तापमान पाए जाते हैं। अब जलवायु का संबंध यहां हम करते हैं वर्षा से। किससे करते हैं? वर्षा से। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जल की अधिकता विद्यार्थियों पाई जाती है, उन क्षेत्रों में क्या होता है कि जल की अधिकता होने के कारण पहली बात तो मृदा में जल भराव हो जाता है, जलाक्रांति आ जाती है और मृदाएं क्या हो जाती? अम्लीय हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व, जैसे मृदा है ये मृदा में संस्तर पाए जाते हैं। मृदा परिच्छेद का आपने देखा विद्यार्थियों, जाना आपने, नहीं जाना तो जान जाएंगे। 12th क्लास की केमिस्ट्री की लेसन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मीन जीवांश पदार्थ की जब चर्चा करेंगे और लेसन नंबर पहला चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, तो जब वर्षा अधिक हो जाती है तो जल भराव अधिक हो जाता है और वायु का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम पड़ जाती है। तो अधिक वर्षा होने पर क्या होता है? जो पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं? पोषक तत्व
वो क्या होते हैं, निचले संस्तरों पर चले जाते हैं। क्या होते हैं, निचले संस्तरों पर आ जाते हैं। इस तरह से पोषक तत्व क्या होते हैं, नीचे की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। तो अधिक वर्षा हानिकारक होती है, लेकिन जहां वर्षा की अधिकता नहीं है वहां पर क्या होता है, वहां पर वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण अधिक होता है। तो मृदा सीधी बात है यूं कह सकते हैं कि क्षारीय हो जाती है। क्या होती है, क्षारीय होने का भय रहता है। तो इस तरह से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हानिकारक पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जलवायु के बाद सीधा हमने कहा कि मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा। ये जान लें कि मृदा की जो भौतिक दशा है सबसे उपयुक्त दशा मानी जाती है किसी फसल के लिए, किसी फसल के उत्पादन के लिए। अगर भौतिक दशा के अलावा अन्य प्रकार की दशाएं लागू होती हैं जो हम केमिस्ट्री में 12th क्लास में जानेंगे, तो निश्चित रूप से हानिकारक होती है। अब कह दिया जाए कि मृदाएं अम्लीय भी होती है, मृदाएं क्षारीय भी होती है, मृदाएं लवणीय भी होती है, लेकिन जो भौतिक दशाएं हैं अगर वो सामान्य रूप से हैं तो मृदा अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। अब भौतिक दशा के अंतर्गत हम मृदा में क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं, तो मृदा की भौतिक दशा में हम सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे बात करें कि जैसे यानी वायु संचार, वायु संचार के अलावा जैसे जीवाणु क्रियाशीलता, या प्रकाश जो भी है, ये सारी चीजें अपना एक महत्व रखती हैं। तो जैसे भौतिक दशा उत्तम कोट की है तो उन मृदाओं में वायु संचार अच्छा होता है, यानी वायु कोष पाए जाते हैं, वायु का आवागमन अच्छा होता है, क्योंकि पौधों की जड़ें भी श्वसन करती हैं और श्वसन के दौरान अच्छा वृद्धि और विकास करती हैं। तो वायु संचार क्या हो, उत्तम कोट का होना चाहिए। उसके अलावा क्या होगा, अगर भौतिक दशा अच्छी है तो जीवाणु क्रियाशीलता अच्छी होती है, जीवाणु सक्रिय होते हैं, सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं, जैसे हम आगे जानेंगे शैवाल है, कवक है, एक्टिनोमाइसीटीज है, राइजोबियम है आदि के बारे में। तो जीवाणु भी क्रियाशील होते हैं, जिससे क्या होता है, उर्वरता बढ़ती है। तो कहने का तात्पर्य तथा जलधारण क्षमता अच्छी होती है। तो इस तरह से कहने का मतलब मृदा की भौतिक दशा भी अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं अगर मृदा की दशाएं अच्छी नहीं है, जैसे भौतिक दशा मान ले बलुई रेतीली मृदाएं, इनमें क्या होता है, बड़े कण पाए जाते हैं, हल्की मृदाएं होती हैं, तो जल धारण क्षमता कम होती है, जल सीधा नीचे चला जाता है, पोषक तत्व भी बह जाते हैं। उसके अलावा उतनी ही तेजी से वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन अगर किंतु मृदाएं चिकनी या भारी प्रकार की हैं तो उनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, तथा यूं कह सकते हैं कि उनमें पोषकता अधिक पाई जाती है और वो अधिक उर्वर होती हैं। तो हम कह सकते हैं बलुई मृदाओं की अपेक्षा भारी चिकनी दोमट मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं। ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं मृदा प्रोफाइल की गहराई। क्या बात करते हैं, मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई पर बात करें तो सीधी सी बात है, रूट्स यानी जड़ों का संबंध होता है। मृदा जितनी गहरी होगी उतनी अच्छी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो गहरे क्षेत्रों पर चली जाती हैं और गहरे क्षेत्रों पर जा करके उचित मात्रा में पानी यानी वाटर ऑब्जर्वेशन करती है, पोषक तत्व ग्रहण करती हैं और पौधे अच्छी प्रकार से वृद्धि व विकास करते हैं। जबकि उथली मृदाओं की बात करें तो उथली मृदा में क्या होता है, जल हानि अधिक होती है, जल हानि अधिक होती है। उसके अलावा पौधों का वृद्धि और विकास उत्तम नहीं हो पाता, इसलिए जो मृदाएं हैं गहरी मृदाएं उथली मृदाओं की अपेक्षा उपयुक्त मानी जाती हैं और गहरी मृदाओं में जड़ें अच्छा वृद्धि और विकास करती हैं, गहराई तक जाती है, जबकि उथली मृदाओं में पौधे वृद्धि और विकास नहीं करते, जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जा पाती हैं। इस प्रकार से ये चीज कर्षण क्रियाओं पर निर्भर करती है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं टॉपिक की, तो यानी मृदा अपर्दन। ठीक है, किसकी बात करते हैं, यानी मृदा अपर्दन की बात करते हैं। देखिए मृदा अपर्दन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे विद्यार्थियों। मृदा अपर्दन का तात्पर्य होता है कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना।
अब मृदा स्थानांतरित होती है, उसके लिए माध्यम है, जैसे वर्षा जल के द्वारा, वायु के द्वारा या फिर मानव गतिविधियों के द्वारा। तो किसी न किसी माध्यम से अगर मृदा की ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, तो इसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। और मृदा अपरदन किसके कारण, यानी जल बहाव, मिट्टी कटाव के कारण होता है। और मृदा यदि अपरदित हो जाती है तो उनका उत्पादन कम हो जाता है तथा फसल के उपज पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन या उपज कम हो जाती है। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं प्राकृतिक कारक में कि मीन्स पोषक तत्वों की उपलब्धता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 12th में भी केमिस्ट्री में पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख 17 पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें लास्ट निकल के बारे में पढ़ेंगे। और पोषक तत्व फसल हो या कोई पौधा हो, प्रत्येक के लिए अत्यंत अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना पोषक तत्व के जो उसको आवश्यक है, अगर वो नहीं मिलता तो अपना जीवन चक्र समाप्त कर देता, जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता। अब स्थिति क्या बनती है, स्थिति ये बनती है कि हमने देखा है कभी कभी मृदाओं में कि कोई पोषक तत्व बहुत अधिक पाया जाता है तो कोई पोषक तत्व अत्यंत कम विद्यार्थियों पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जैसे अम्लीय, उसके अलावा क्षारीय, तो इनमें ऐसा क्या है, तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी तत्वों की अधिकता या उपलब्धता के कारण इनमें परिवर्तन हो जाता है, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय बन जाती है। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जैसे मान लो मृदा है तो मृदा में कहीं पर कैल्शियम की कमी है, कहीं पर फास्फोरस की कमी है, तो कहीं पर बोरॉन की कमी है, तो कहीं पर जिंक की कमी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया मान लो कैल्शियम है या फास्फोरस है या उसके अलावा बोरॉन है या उसके अलावा Fe आयरन है, इस तरह से किसी विशिष्ट तत्व की कमी पाई जाती है और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम किसी तत्व का उपयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जिंक, तो इसके लिए ZnSO4 का उपयोग करते हैं, Cu तो कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम इनका उपयोग करते हैं तो उनकी कमी को हम पूरा कर पाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कोई ऐसा पोषक तत्व है जो बहुत अधिक मात्रा में भी पाया जाता है, तो अगर अधिक मात्रा में है तो भी नुकसान पहुंचाता है और कम है तो भी नुकसान पहुंचाता है। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों कि पोषक तत्व क्या हो, समान अनुपात में होने चाहिए। क्या हो, समान अनुपात में होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने अब तक में क्या पढ़ा, प्राकृतिक कारकों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु, उसके बाद जलवायु, जलवायु के बाद क्या, मृदा की भौतिक दशा, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा अपरदन एवं पोषक तत्वों के बारे में कि पोषक तत्वों की उपलब्धता। अब हम पढ़ते हैं कृत्रिम कारक के बारे में। कृत्रिम कारक में ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी कि कृत्रिम कारक जो है, सबसे पहला कृत्रिम कारक हमने क्या पढ़ा, जलाक्रांति। ठीक है, जलाक्रांति पर चर्चा करते हैं। जलाक्रांति, जलाक्रांति में कहने का तात्पर्य जल की अधिकता। तो जहां पर जल की अधिकता है, जल अधिक मात्रा में है, जलमग्न क्षेत्र है, वहां पर सीधा माध्यम बन जाएगा कि वायु का संचार समाप्त हो जाता है, वायु का आवागमन समाप्त हो जाता है और मृदाएं क्या होती है, अम्लीय बन जाती है। और जब मृदाएं अम्लीय बन जाती हैं तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर वही बात पुनः लौट करके आती है कि मीन्स वायु का आवागमन नहीं हो पाता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता रुक जाती है। अब एक बात आती है कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। और इस नाइट्रोजन का क्या किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है। और जब स्थिरीकरण किया जाता है तो क्या होता है, नाइट्रीकरण की क्रिया चलती है। लेकिन जब जलाक्रांति हो गई, जल की अधिकता हो गई, तो क्या स्थिति बन जाती है, विनाइट्रीकरण की स्थिति बन जाती है। और जब विनाइट्रीकरण की स्थिति बन जाती है तो मृदा क्या होता है, यानी अनुपजाऊ हो जाती है और मृदा का भौतिक स्वरूप बदल जाता है। इस तरह से मृदा क्या हो जाती है, यानी
उत्पादक नहीं रह जाती, यानी उपजाऊपन उसका समाप्त हो जाता है क्योंकि उसकी स्थिति बदल गई। तो जला क्रांति के कारण मैंने बताया कि मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है और इस प्रकार से विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जला क्रांति के अलावा हम बात करते हैं दूसरे में है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली में बात करें तो इसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, यानी फसल चक्र कहा जाता है। और फसल चक्र किसान के लिए बहुत अनिवार्य है क्योंकि 1 वर्षीय होता है, 2 वर्षीय होता है, त्रिवर्षीय होता है। फसल चक्र से क्या होता है कि एक्चुअली वो मृदा में पोषक तत्वों का अनुपात समान बना रहता है, पोषक तत्वों का अनुपात समान बना रहता है। ठीक है, कैसे कि जैसे फसल चक्र का तात्पर्य, फसल प्रणाली का मतलब है कि हम फसलों को हेर फेर कर बोते हैं और जब हेर फेर करके बोते हैं तो इससे लाभ क्या होता है, इससे लाभ ये होता है, स्थिति ये बनती है कि जैसे मैं बोल करके बता देता हूं कि जैसे पहली बार हमने उथली जड़ वाली फसल बोई तो हमें फिर गहरी जड़ वाली फसल बोनी है। पहली बार हमने अधिक जल मांग वाली फसल बोई तो दूसरी बार अधिक जल मांग वाली, फिर कम जल मांग वाली, अधिक खाद उर्वरक मांग वाली तो कम जल मांग वाली। इस तरह से जब हम क्या करते हैं, फसलों का हेर फेर करके बोते हैं तो उत्पादन अच्छा मिलता है, उपज अच्छी प्राप्त होती है तथा क्या होता है, मृदा का उचित संगठन बना रहता है, यानी भौतिक दशा अच्छी बनी रहती है, उत्पादन व उपज प्राप्त होती रहती है। हालांकि ज्यादातर दाल वाली जो फसलें होती हैं, यानी कहते फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं, इनमें क्या होता है, मूल जड़ में मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। राइजोबियम सहजीवी के रूप में पाया जाता है जो नाइट्रोजन का विद्यार्थियों स्थिरीकरण करता है और मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। तो दाल वाली फसलों को फसल चक्र में या क्रॉप रोटेशन में या फसल प्रणाली में उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों तीसरे पॉइंट में, पीएच या मृदा पीएच। मृदा पीएच पर बात करते हैं। बिल्कुल हम जानते हैं कि जितनी भी फसलें हम उगाते हैं और जितनी भी फसलों की हम विद्यार्थियों खेती करते हैं तो प्रत्येक फसल के लिए उदासीन के आसपास मृदा उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय मृदाएं अत्यंत हानिकारक मानी जाती हैं। अब स्थिति ये बनती है कि हम बात करें कि मृदाएं अम्लीय कैसे बनती हैं या मृदाएं क्षारीय कैसे बनती हैं। तो अगर मृदाओं में, ध्यान देंगे, अगर मृदाओं में आयरन है, एल्यूमिनियम है या मैग्नीज है, ऐसे तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाएगी, यानी जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, एमएन, इनकी मात्रा अधिक पाई जाएगी तो पक्की बात है मृदाएं अम्लीय होगी। लेकिन अगर इसके बीच कैल्शियम है या फास्फोरस, ऐसे तत्वों की मात्रा जिन मृदाओं में अधिक पाई जाएगी वो मृदाएं क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, तो कह दे कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है, इनकी अगर मात्राएं अधिक है तो क्षारीय होगी। तो कहने का मतलब है जहां पर इनका ज्यादा संचय हो जाता है वो मृदाएं अम्लीय प्रकृति हो जाती है और जहां पर इनका संचय हो जाता है तो मृदाएं क्षारीय प्रकृति हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें उनके उदासीन अनुपात के लिए क्या करना है, उनमें पोषक तत्व कर्षण करके उचित अनुपात में उसको मिलाना है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है इस तरह से तत्वों के संचय से मृदाएं अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। तो इस तरह से क्या पढ़ा हमने कि मृदा पीएच, मृदा पीएच के बाद सूक्ष्म जीव, क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव, यानी मृदा सूक्ष्म जीव। अब देखिए मृदा सूक्ष्म जीव की एक प्रमुख अहम भूमिका है। जैसे हमारे जीवन में सस्य विज्ञान की एक अहम भूमिका है। सस्य विज्ञान को पहले बताया कि रेखांकित किया गया। कैसे रेखांकित किया गया, योगदान हरित क्रांति के कारण। अब यहां पर उसी तरह से पूरे कृषि में सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन हमारे सूक्ष्म जीवों का विशेष महत्व है। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब यहां पर उदाहरण जैसे कवक, शैवाल या उसके अलावा एक्टिनो माइसिटिस, ठीक है,
अब बात करते हैं कि कवक अत्यंत हानिकारक होते हैं। हम बार बार फसल पढ़ते हैं, फसल में बीजोपचार पढ़ते हैं, छिड़काव करते हैं, लेकिन जहां हानिकारक होते हैं तो वहां इनका अपना लाभ भी है और ये लाभ भी पहुंचाते हैं। शैवाल हमारे लिए लाभदायक हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, क्योंकि शैवाल मैं आपको बता दूं कि प्रकृति में जितने भी विशालकाय से छोटे पादप तक पाए जाते हैं सभी ऑक्सीजन देते हैं जीवनदायिनी, लेकिन शैवाल सर्वाधिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाला प्लांट्स है। तो कहने का मतलब शैवालों का अपना एक महत्व है। कैसे महत्व है? जैसे शैवाल है तो क्या मैंने बताया था कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है विद्यार्थियों। उस 78% नाइट्रोजन का शैवाल क्या करते हैं? संचय करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रेट में बाद में सूक्ष्मजीव परिवर्तित कर देते हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। उसी तरह से एक्टिनोमाइसीट्स, कभी कभी देखा हो जब पहली बारिश आती है तो सोंधी सी मिट्टी से सुगंध आती है, वो किसके कारण होता है? एक्टिनोमाइसीट्स के कारण ही होता है। तो ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं मृदा में सक्रिय होते हैं, तो मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता को बढ़ाते हैं तथा उसके अलावा मृदा उपजाऊ बनती है। शैवाल मैंने बताया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसके अलावा एक्टिनोमाइसीट्स भी क्या करते हैं? मृदा में उपजाऊपन बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव की बृहद भूमिका होती है और मृदा भुरभुरी उपजाऊ बनती है। ठीक है, अब सूक्ष्म जीवों का अपना विशिष्ट योगदान हो गया। सूक्ष्म जीवों के बाद अब बाद में हम बात करते हैं किसकी? यानी मीन्स मृदा में कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं? यानी मृदा में कार्बनिक पदार्थ। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की यदि हम बात करते हैं तो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ है इनकी उपलब्धता उपजाऊपन का निर्धारण करती है कि जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता है तो वे मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं, लेकिन जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम है वो मृदाएं कम उपजाऊ होती हैं। लेकिन एक विषय आ गया, क्या आ गया? विघटन। क्या आ गया? विघटन। अब हम विघटन पर बात करें तो कहीं कहीं ताप अधिक होने के कारण मीन्स क्या होता है? विघटन शीघ्रता से हो जाता है और ऐसी मृदाएं कम उपजाऊ होती हैं। लेकिन जिन मृदाओं में विघटन आर्द्रता की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे होता है विद्यार्थियों, वो मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि संबंध किससे हो गया? विघटन से संबंध हो गया। अब बात आती है कि भाई सीधी बात है, जो चिकनी दोमट मृदाएं होती हैं उनमें जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और मृदाएं भारी होती है, जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। तो उन मृदाओं की जो उपज है या उर्वरता क्षमता है वो किससे? बलुई मृदाओं से अधिक है, बलुई मृदाओं से अधिक है। जबकि यानी बलुई मृदाओं की क्या है? कम है। ठीक है, और जो चिकनी मृदाएं हैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, चिकनी या फिर भारी, ठीक है, मृदाएं बलुई मृदाओं से अधिक क्या होती हैं? उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ होती है, उर्वरता पाई जाती है। यही एक कारण होता है। जबकि लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं विद्यार्थियों, तो लास्ट पॉइंट पर नजर डालें कि लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि जुताई की विधि एवं समय, यानी जो मृदा तैयार करते हैं उसमें जुताई की विधि क्या है, उसके अलावा समय। बिल्कुल, जुताई की विधि हमने आपको बताया कि भाई अब एक कृत्रिम कारकों में, प्राकृतिक कारकों में बताया कि जब वर्षा होती है तो पहाड़ी क्षेत्रों का जल पहाड़ से बहकर के नीचे मैदानी समतल क्षेत्रों में चला जाता है और मैदानी समतल क्षेत्रों में जाने के कारण स्थिति क्या बनती है कि वो क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन वहां पर पोषक तत्व बह करके चले जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों को उपजाऊ हो जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र की मृदाएं उपजाऊ रह जाती है। तो यहाँ पर जैसे पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्र हैं तो इनमें उसके लंबवत जुताई की जानी चाहिए। जब हम लंबवत जुताई कर देते हैं तो क्या होता है? जल का बहाव तीव्रता से नहीं होता, पोषक तत्व वहीं का वहीं रह जाते हैं और उर्वरता या उपजाऊपन में मृदा की कमी नहीं आती है। उसके अलावा अगर हम लंबवत जुताई नहीं करते, सामान्य सीधा जुताई कर देते हैं तो नुकसान होता है। उसके अलावा समय बहुत महत्व रखता है।
कि एक ही स्तर पर गहरी जुताई बार बार नहीं करनी चाहिए, जुताई में बदलाव करना चाहिए। उसके अलावा हमें जैसे एक जुताई हमने यूं कर ली तो दूसरी जुताई हमें क्रॉसबद्ध कर देनी चाहिए और एक स्तर पर नहीं करनी चाहिए। गर्मियों में बात करें, अगर अधिक ताप है तो अधिक ताप होने पर अगर हम क्या करते हैं, जुताई कर देते हैं, तो अधिक गर्मी होने पर गहरी जुताई करने से क्या होता है, अधिक ताप होने के कारण भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें विशिष्ट प्रकार से जुताइयों पर सावधानी रखनी पड़ती है। तो विद्यार्थियों, हमने बताया था कि हमने पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट यानी शस्य विज्ञान के बारे में परिचय जाना, उसके बाद उसका महत्व एवं क्षेत्र जाना। यूनिट नंबर फर्स्ट है, लेसन भी फर्स्ट है, 3 अंक का लेसन है। अब विद्यार्थियों, हमने इस लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में हमने क्या जाना, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता की परिभाषा एवं उनको प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारकों को। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, मृदा उत्पादकता एवं उर्वरता में